हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हम लोग इस सीरीज़ में अपने गेट 24 के PYQs कर रहे हैं। फोन सेशन का हम लोगों ने पहले लिया है पेपर। सो लेट अस स्टार्ट with the 31st question. In the previous 3 videos we have completed till the 30th question. So let us start with this one now. So, which of the following fields is modified in the IP header of a packet going out of a network address translation net device from an internal network to an external network? So, guys, जो first thing हम लोगों को note करनी है is this, is and are. So, it is an MSQ question. तो आपके पास एक से ज़्यादा options आपके correct हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि अगर आपका एक आईपी पैकेट है जो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिवाइस से होके जा रहा है एक इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क पे, तो कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं हमारे आईपी हेडर की चेंज होंगी। ठीक है, सो सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, हेडर चेकसम एंड टोटल लेंथ। ओके, सो गाइस, आपका जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जब आपका कोई इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क पे जब पैकेट जाता है, तो लेट्स से ये हमारा क्लाइंट है, तो जब यहाँ पे पैकेट हमारे पास आएगा तो एनएटी क्या करेगा कि जो हमारे सोर्स एड्रेस का आईपी एड्रेस था उसको रिप्लेस कर देगा अपने नेट के पब्लिक आईपी एड्रेस से। ठीक है, तो हमारा जो सोर्स एड्रेस होता है वो सोर्स आईपी जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन आईपी होता है बिकॉज वो हमें यहाँ पे भेजना होता है, दैट रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज। जबकि हमारा हेडर चेकसम जो होता है, क्योंकि वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन दी फील्ड्स, हेडर फील्ड्स ऑफ द पैकेट ओनली, तो क्योंकि हमारा सोर्स आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो हमारा चेकसम भी चेंज हो जाएगा, तो ये वाला भी चेंज होगा। जबकि टोटल लेंथ जो हमारी होती है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसमें हमारा डेटा प्लस हेडर होता है, राइट। तो हमारा हेडर 20 बाइट्स का होता है, फिक्स्ड है। डेटा जो हम पहले भेज रहे थे अभी भी वही भेज रहे हैं, तो हमारी टोटल लेंथ जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सोर्स आईपी और हेडर चेकसम। Let us come to the next question. Let A and B non-empty finite sets said that there exist one-to-one and onto functions from A to B and from A cross A to A union B. Okay guys, so give me a minute. ओके, सो इसमें ना आपके पास दो चीज़ें हैं, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वन टू वन फंक्शंस कौन से होते हैं और ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं। तो वन टू वन जो होते हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। ओके, इसमें क्या होता है कि लेट्स से अगर आपके पास दो सेट्स हैं, इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं, हर एक इनपुट का एक आउटपुट के साथ मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वन लेट्स से कि मैप हो रहा है 4 के साथ, 2 जो मैप हो रहा है 5 के साथ हो रहा है, 3 जो हो रहा है वो 6 के साथ मैप हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपके एक इनपुट जो है आपका दो आउटपुट से मैच कर रहा है या दिस काइंड ऑफ थिंग। वन टू वन एज द नेम सजेस्ट कि वन टू वन मैपिंग होनी चाहिए। जबकि आपका जो ऑन टू होता है हम उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास कंडीशन होती है कि जो आपका हर एक पॉसिबल आउटपुट है, लेट्स से, ठीक है, वो कम से कम एक इनपुट से मैच होना चाहिए, यानी कि लेट्स से 4 है और 5 है एंड दिस इज 6। ठीक है, तो आपका जो हर एक आउटपुट है
उसकी कम से कम एक मैपिंग होनी चाहिए। तो 4 की भी मैपिंग है, 5 की भी मैपिंग है और 6 की भी मैपिंग है, बट हमारे पास इनपुट की कोई कंडीशन नहीं है कि इनपुट की मैपिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट्स से हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, और हम ए और बी के बीच में आपका ऑन टू एंड वन टू वन दोनों फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि वन टू वन और ऑन टू होते हैं, हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि ए से बी जो है वो बाइजेक्टिव है, अ फंक्शन दैट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। ठीक है, अब इसमें क्योंकि अगर ये वन टू वन है, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कार्डिनैलिटी होगी वन की वही बी की कार्डिनैलिटी होगी। ठीक है, और व्हाट इज द कार्डिनैलिटी? कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, लेट्स से जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, लेट्स से अगर ये ए है ये बी है, तो इसमें अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो बी में भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट? और लेट्स से कि हम लोगों ने जो कार्डिनैलिटी ली है वो ली है n। ठीक है, अब लेट्स से इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर और सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए और ए यूनियन बी में भी जो कार्डिनैलिटी जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि वो भी वन टू वन होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, तो इनकी कार्डिनैलिटी भी निकाल लेते हैं। अगर ए क्रॉस ए है तो ए की हमारे पास एन कार्डिनैलिटी होगी, ए की अगेन एन कार्डिनैलिटी होगी। ठीक है, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी एन स्क्वायर। जबकि अगर आप ए यूनियन बी को देखो तो आपकी जो कार्डिनैलिटी होगी, हम लोग मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन में होता है ना कि अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको एक बार गिनते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास 1 2 2 3 करके यूनियन आ रहा है तो हम उसको 1 2 3 गिनते हैं, बट हम लोग इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो n प्लस n हम लोग मान लें, a हमारी n है और b हमारी n है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी 2n। अब फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से कि जो n स्क्वायर है ये 2n के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कार्डिनैलिटी, अगर ये लोग वन टू वन है इस वाले फंक्शन में, ए क्रॉस ए और ए यूनियन भी वन टू वन है, तो इनकी भी कार्डिनैलिटी सेम होगी। ठीक है, तो हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? n-2। ठीक है, तो n हमारा 0 हो सकता है और n हमारा 2 हो सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन। और हमसे पूछा भी है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ए के कार्डिनैलिटी के या ए में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर्स। ठीक है, अब n हमारे पास या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है, बट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b जो है वो नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी है तो 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2, राइट? Now let us solve this question. Consider the operator precedence and associativity rules for the integer arithmetic operators given in the table below. Okay. ठीक है, और हमें ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, प्रेसिडेंस दिए हुए हैं और एसोसिएटिव दी हुई है। ओके, सी गाइस, प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये चारों ऑपरेटर्स दिए हुए हैं तो उसमें से हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। एसोसिएटिविटी होती है कि हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है, राइट हैंड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंस है या हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो है प्लस की, तो हम लोग सबसे पहले प्लस ही सॉल्व करेंगे। एंड उसकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट से है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 + 5 × 2 / 7 + 2 - 4। गाइज इसको मैं स्टेप स्किप भी कर सकती हूँ, बट फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं हर एक स्टेप शो करने वाली हूँ इसमें। ठीक है, now we are going to plus this. 5 + 4 is 9, right? Okay, अब इसमें से कोई प्लस बचा हुआ है, this plus is left,
7 and is 9, राइट। ओके, अब हमारे पास कोई प्लस नहीं बचा है, तो अब हम जो सेकेंड प्रेसिडेंस है हमारी नेगेटिव की, उस वाले को सॉल्व करेंगे, और इसकी जो एसोसिएटिविटी है हमारी वो है राइट, तो हम लोग राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 7 माइनस 6 को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 6 इज 1, राइट। उसके बाद हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। 4 minus 1 is 3। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई की है, एसोसिएटिविटी राइट है, बट हमारे पास एक ही है तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 18 16 2, एंड जो सबसे लोएस्ट है हमारी वो है डिवाइड की, और ये हमारी राइट एसोसिएटिव है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 divided by 2 is 3 and 18 divided 3 is 6, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, okay, the number of spanning trees in a complete graph of 4 vertices labeled A, B, C, D is, okay guys, so इसमें ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है which is केलीज फॉर्मूला, हम लोग उसको केलीज फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, which states that कि अगर आपके पास इन अ कंप्लीट ग्राफ के एन, कंप्लीट ग्राफ के एन का मतलब क्या है कि कंप्लीट ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग बाय के एंड एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, विद एन नंबर ऑफ वर्टिसेस will have n raised to power n minus 2 spanning trees। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें जो वर्टिसेस दी हुई हैं, अगेन इट्स अ कंप्लीट ग्राफ, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, तो हमें जस्ट इसका फॉर्मूले का यूज करना है। 4 की पावर 4 माइनस 2 इज 4 की पावर 2 विच इज 16, तो हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज कितने हो जाएंगे 16। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following two relations REB and SAC. The total number of tuples obtained by evaluating the following expression is. Okay guys, देखो ये होता है join, ठीक है, और इस join पे हमारी कंडीशन दी हुई है कि जो आपका R का A कॉलम है, दिस कॉलम, एंड S का जो कॉलम है, जो हमारी इक्वल वैल्यूज हैं, ओनली दोज विल कंसिडर्ड इन दिस रिजल्ट। ठीक है, हम हमेशा ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं और बाहर वाला बाद में सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें कम वैल्यूज हैं तो हम लोग यहाँ से मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आप इन दोनों का जॉइन ले रहे हो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 कॉलम बेसिकली कंटेन करेगा। I don't know why it is not working, but let's leave it. I'll try it again. ठीक है, राइट। तो अब R और S के बीच में है, तो पहले ABC इसका ही आना चाहिए। ठीक है, इस 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाला 10 है, तो हमारी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, राइट। अब इस 20 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास S में कुछ है, तो हम ये वाली रो नहीं कंसिडर करेंगे। इस 30 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास S में कुछ है, हाँ जी, तो हम लोग ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे।
और जो हमारी 30 की रो है उसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, क्या हमारे पास इस 30 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कुछ है? हाँ जी, हमारे पास 30 की ऑलरेडी है इसमें, तो हम लोग ये वाले 30 भी लेंगे और इसमें हमारी जो b की वैल्यू है दैट इज 50। ठीक है, क्या हमारे पास 50 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ है 40 इसमें? नहीं, तो हमारे पास जो टपल्स आएंगी वो सिर्फ 3 टपल्स आएंगी इस वाले रिजल्ट में। लेट्स से ये O1 है, तो ये जो हमारा O1 आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब ये जो सिग्मा होता है साइन, इसका मतलब होता है रोज, वो वाली रोज निकालो जिसमें b की वैल्यू c से कम हो। ठीक है, तो b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 90 है, तो ये वाली टपल जो होगी हमारी आएगी रिजल्ट में। ठीक है, इसमें हमारी b की वैल्यू 40 है, c की वैल्यू 45 है, अगेन b की वैल्यू छोटी है, तो ये वाली टपल भी हमारी रिजल्ट में आएगी। यहाँ पे हमारी b की वैल्यू 50 है, यहाँ पे c की वैल्यू 45 है, दैट मीन्स b की वैल्यू जो है बड़ी है c से, तो ये हमारी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वाली हमारी जो होगी रिजल्ट में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे O2 में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? सिर्फ ये वाली दो टपल्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ टपल्स ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज 2, और कौन कौन सी टपल आएंगी? ये वाली टपल। ठीक है, now let us come to the next question. Okay, consider a network path PQR between nodes P and R via router Q. Node P sends a file of size 10 raised to power 6 bytes to R via this path by splitting the file into chunks of 10 raised to power 3 bytes each. Okay, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज लिखते जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास PQR से हमारे पास एक पाथ है जिसमें P और R जो है हमारी नोड्स हैं। ठीक है, और Q जो है हमारा राउटर है। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो P है वो उसको 10⁻6 बाइट्स की फाइल भेजनी है, और वो जो फाइल है वो उसने कैसे भेजी है? 10⁻3 बाइट्स के चंक करके। ठीक है, तो हमारे पास कितने चंक्स आ जाएंगे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ चंक्स, राइट? टोटल साइज ऑफ द फाइल अपॉन में साइज ऑफ वन चंक इज द टोटल नंबर ऑफ चंक्स। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 10⁻6 minus 3 is 10⁻3। ठीक है, तो हमारे पास 10⁻3 चंक्स आ जाएंगे। ठीक है, जो हमें P से R में भेजने हैं। Node P send these chunks one after the other without any wait between the successive chunks transmission. Assume that the size of extra header added to these chunks is negligible and the chunk size is less than MTU. ओके, सो अभी ये कह रहा है कि P जो है वो विदाउट वेट एक एक करके भेजता जा रहा है ये सारे चंक्स को, और जो हमने पैकेट बनाया होगा इन चंक्स के साथ उसमें वो कह रहा है कि जो हेडर का साइज है वो नेग्लिजिबल है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और जो आपका चंक साइज है वो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट से कम है, मतलब कि रूटर पे जाके और इसके सेगमेंट्स या और फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, जितना बड़ा ये साइज है चंक का वही आगे क्यू पे भी चला जाएगा और क्यू भी उसको इसी साइज में आगे आर को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ईच ऑफ द लिंक्स पी क्यू क्यू आर हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 6⁻6 bits. Okay, and negligible propagation latency. Okay, router Q immediately transmits every packet it receives from P to R with negligible processing and queuing delays. Router Q
can simultaneously receive on link P to Q and transmit on link Q to R. ओके, इसमें 3 चीजें हैं जो इन्होंने दी हुई हैं। एक तो हमारे पास प्रोपगेशन लेटेंसी नेग्लिजिबल है, हमारे पास प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले नहीं है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो जब ट्रांसमिशन होता है ना, तो ट्रांसमिशन कुछ इस टाइप से होता है। लेट्स से ये हमारी पी नोड है, ये हमारा क्यू रूटर है और ये हमारा आर है। ठीक है, तो ये पी ने ट्रांसमिट किया हम इसका जो पैकेट है इन द ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, और उसके बाद वो जाता है क्यू पे विद द प्रोपगेशन। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन टाइम होता है और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोपगेशन टाइम होता है। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोपगेशन डिले है या प्रोपगेशन टाइम है ये नेग्लिजिबल है, तो हम इन दोनों को 0 मान देंगे। ठीक है, इसके अलावा जब हमारा पैकेट किसी भी नोड पे या रूटर पे पहुंचता है तो उसकी प्रोसेसिंग करने में, और अगर हमें उसको बफर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्यूइंग टाइम भी होता है हमारे पास इंक्लूडेड। बट ये कह रहा है कि प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले जो है वो 0 है, तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो इफेक्टिव टाइम आ जाएगा ना, वो सिर्फ आएगा कि पी जितना ट्रांसमिट कर रहा है और क्यू को जितना टाइम लग रहा है ट्रांसमिट करने में। ठीक है, अब होता ये है कि जब पी ने फर्स्ट पैकेट को ट्रांसमिट किया, ठीक है, लेट्स से ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, जब तक पी ने फर्स्ट पैकेट को ट्रांसफर किया, ठीक है, तब तक क्यू ने कुछ नहीं किया, क्यू अभी खाली है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं करने को। बट यहाँ पे जब क्यू के पास एक पैकेट आ चुका है, तो अब जितने टाइम में क्यू यहाँ से इस फर्स्ट पैकेट को आर तक भेजेगा, उतने ही टाइम, सेम टाइम में ही पी जो है सेकंड पैकेट क्यू तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो हमें इफेक्टिवली कितना टाइम लगता है, फर्स्ट पैकेट को अगर मेरे को भेजना है, टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट कितना लगेगा मेरे को, पहले उसने पी से क्यू भेजा। ठीक है, ओके, तो पहले हम ट्रांसमिशन टाइम निकाल लेते हैं। राइट, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ पैकेट अपॉन में बैंडविड्थ। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम हमारा लेंथ ऑफ पैकेट कितना है, वो है हमारा 10⁻³ बाइट्स। राइट, और आपकी बैंडविड्थ कितनी है, 10⁻6 बिट्स। बिट्स है तो हमें इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट कि ये बाइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब ये 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 8 × 10⁻³ अपॉन में 10⁻6। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 0.008। राइट, इतना ही आएगा। ठीक है, तो टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट कितना होगा, यही हमारा ट्रांसमिशन टाइम होगा फॉर पी। ठीक है, तो 0.008 प्लस में इतना ही टाइम हमें लगेगा क्यू से आर के ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो 0.008 ये कितना हो जाएगा, 0.016। ठीक है, ये तो फर्स्ट पैकेट का था। अब जितने टाइम में क्यू इसको आर तक भेजेगा उतने ही टाइम में सेकंड पैकेट पी भेज देगा। तो जो हमें इफेक्टिव टाइम लगता है ना, वो इफेक्टिव टाइम इतना 7, हमारे पास कितने हैं, 1000 चंक्स हैं। राइट, तो अगर फर्स्ट पैकेट में इतना लग रहा है तो 999 पैकेट्स में इफेक्टिव टाइम कितना लगेगा, 999 × 0.008। ठीक है ना, क्योंकि क्यू जब तक इस क्यू सेकेंड वाले पैकेट को आर तक भेजेगा तब तक इसके पास उसी टाइम में पी थर्ड भेज देगा। जब ये थर्ड भेजेगा तब तक इसके पास फोर्थ आ जाएगा। तो टी टाइम में ही ये दोनों काम साथ साथ में हो रहे होंगे।
ठीक है, तो हम लोग इफेक्टिव टाइम इसका जो होगा वो Q से R में जाने का ही लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आएगा, लेट मी मल्टीप्लाई इट ऑल्सो। 8 9 जा 72, 8 9 जा अगेन 72, प्लस में 7 इज 79। ठीक है, 8 9 जा 72, अगेन 7 79, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7992 और पॉइंट हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे 99 पैकेट्स का टाइम था। अब अगर हम टोटल टाइम देखते हैं तो हमारा टोटल टाइम कितना होगा, टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट प्लस टाइम फॉर 999 पैकेट्स, राइट। तो ये हो जाएगा 0.016 प्लस में 7.992, एड दीज 8 9 और 1 10, ठीक है, 1 कैरी तो 9 1 10, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.008। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा अगर हमें सारी फाइल्स या ऑल द चंक्स ऑफ द फाइल्स आर तक पहुंचानी है तो। ठीक है जी। Now let us come to the next question, which is consider the following syntax directed definition. Okay. और आपको एक इनपुट दिया हुआ है MML के, तो आपको ये बताना है कि जो वैल्यू कंप्यूट होगी s.val में, इस वाले वैल में, विद दिस इनपुट वो क्या होगी। ठीक है, सो लेट अस draw this graph. I'll try to make this graph here only so that it will be easier. ठीक है, but I think it will get messy. तो मैं आपको हर एक ब्रांच करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जब ये आएगी DHTU की ब्रांच आएगी तो आपका जो फर्स्ट है M, एंड M हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, हम लोग सिर्फ D वाली ब्रांच से ही ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो D होगा ये किस में ब्रेक हो जाएगा, M और अगेन D1। ठीक है, ये हमारा, इसको हम ब्रैकेट्स में से डाल लेते हैं। ठीक है, और इस D वैल्यू क्या होती है, इस D की वैल्यू होती है 5 प्लस जो भी D1 की वैल्यू होगी, राइट। ठीक है, अगेन इस D1 को हमें ब्रेक करना है क्योंकि हमारे पास 2 M है, तो अगेन ये D1 जो होगा वो M और D में ब्रेक होगा। ठीक है, तो 5 प्लस D1 वैल्यू, अगेन इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, बट अब हमारे पास M नहीं है तो हम लोग D की जो वैल्यू है उसको एप्सिलॉन पुट करेंगे और एप्सिलॉन के साथ हमारी जो वैल्यू जाएगी यहाँ पे वापस वो जाएगी -5। तो 5 प्लस -5 वुड बी 0, राइट। अब 5 प्लस 0 अगर आप वैल्यू देखोगे तो हमारे पास क्या जाएगी, 5 वैल्यू, तो हमारी जो D डॉट वैल्यू, इस वाली D डॉट वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब मैं आपको H वाली ब्रांच यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इट इज द सेम ग्राफ, बिकॉज ऑफ स्पेस आई एम डूइंग इट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने इसको 5 कर दिया है। H वाली में आपका क्या है, H में हमारे को मिलता है L, राइट। तो H हमारा L और इसमें हमारा जाता है 5 इंटू 10 प्लस H वैल्यू, राइट। तो एक L आ गया हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही है L है, तो ये वाली जो H वैल्यू होगी ये एप्सिलॉन पे जाएगी और एप्सिलॉन पे हमारी जो वैल्यू होती है वो जाती है -10। ठीक है, तो 5 इंटू 10 इज 50 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 40। तो इस H की जो वैल्यू जाएगी हमारे पास वो जाएगी 40, राइट। अब हम T का देखते हैं, बट गाइज
इसमें अगर आप टी को देखो तो टी से हमें मिलता है सी, बट हमारे इनपुट में सी तो है नहीं, तो हम लोग टी को डायरेक्ट एप्सिलॉन डालेंगे और एप्सिलॉन से टी की क्या वैल्यू जाती है, -5 ओनली, राइट। ठीक है, राइट, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है के की, तो एस से अगर हम यहीं पे के भी शो कर देते हैं तो के की आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं है, कि आप यू जो होता है आपका, सॉरी द वेरिएबल इज यू, और यू आपका डायरेक्टली के पे ही जाता है, ठीक है। और के से आपकी जो वैल्यू रिटर्न होती है वो होती है यू की 5, ठीक है। तो टी जो वैल्यू आई थी आपकी वो आई थी -5, और यू से जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 5। तो अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे एस में इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो 5 और -5 कट जाएंगे और 40 और 5 ऐड होके क्या बन जाएंगे, 45, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 45, ओके। So let us come to the next question. Consider the following grammar G with S as the start symbol. The grammar G has 3 incomplete productions denoted by 1, 2, 3. The set of terminals is A, B, C, D, F. The first follow sets आपको दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे 1, 2, 3 में ऑप्शन आना चाहिए। ओके, सो गाइज इसको हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही कर पाएंगे, हमारे पास और कोई एक्चुअली में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रामर ही कंप्लीट नहीं दी है। ओके, सो अगर आप फर्स्ट ऑफ एस देखो तो आपको क्या है, सी है आपके पास, एफ है आपके पास, राइट। डी तो आपको इस वाले से मिल जाएगा। गाइज यू नो हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ एनी ग्रामर, राइट। लेट्स से कि अगर आपके पास ए गोज टू ए डी बी है और बी गोज टू सी और एप्सिलॉन है, तो फर्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास ए नॉन टर्मिनल है तो आपका कौन सा टर्मिनल आएगा सबसे पहले। तो आप अगर इसमें देखोगे तो सबसे पहले ए ही आ पाएगा, डी हमेशा उसके बाद आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ए होगा ए। जबकि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो फर्स्ट आपके पास सी होगा, ठीक है, या फिर आपके पास एप्सिलॉन होगा, ठीक है जी। ओके, सो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज और देख लो जो इन्होंने एस के टर्म्स में दी हुई है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे डी और दिया हुआ है, ठीक है, और हमारी ग्रामर में डी गोज टू लेट्स से एफ है, राइट, हाँ डी गोज टू एफ ही है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो फर्स्ट ऑफ ए में वो इस वाले प्रोडक्शन रूल पे जाए या फिर वो इस वाले प्रोडक्शन रूल पे जाए, राइट। तो अगर ये इस वाले प्रोडक्शन रूल पे ना जाके डी वाले प्रोडक्शन रूल पे जाता है तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तब फर्स्ट ऑफ ए वुड बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी ओनली, और डी का फर्स्ट क्या है, क्योंकि उसमें एफ ही है हमारे पास, तो इसका जो फर्स्ट हो जाएगा वही ए का फर्स्ट भी हो जाएगा, तो इसके फर्स्ट में ए और एफ दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, सो अगर आप फर्स्ट ऑफ एस देखो तो इसमें हमें सबसे पहले डी तो इस वाले प्रोडक्शन रूल से मिल जाएगा, बट हमारे पास सी और एफ के लिए प्रोडक्शन रूल नहीं है, ठीक है, तो वो हमें इस वन में चाहिए होगा प्रोडक्शन रूल सी और एफ के फर्स्ट बनाने के लिए, राइट। तो अब हमारे पास ये चार ऑप्शन है, आर एफ आर एंड आर एफ, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये वाला प्रोडक्शन रूल लेती हूँ तो इसमें मेरे पास एफ तो आ जाएगा नो डाउट, बट मेरे पास सी नहीं आ पाए, ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट में सी दिया हुआ है, तो ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है जी।
तो हमारे पास या तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि आर से ही मेरा सी निकलना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसको नेक्स्ट वाले को देखो तो हमारा टी वाले का फर्स्ट जो है वो है ए, बी और एप्सिलॉन, राइट। तो ए इससे आ रहा है, बी इससे आ रहा है, एप्सिलॉन आने के लिए हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन ही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, सी और टी अगर हम लेते हैं, मतलब डी का क्योंकि हमारा ऑप्शन है, तो अगर हम सी लेते हैं तो हमारे फर्स्ट में भी सी आना चाहिए, राइट। बट हमारे फर्स्ट में सी आ नहीं रहा है, तो टी अगर हमारा सिर्फ एप्सिलॉन ही दे रहा है फर्स्ट में, तो हम सिर्फ ए ही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा सी टी आर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या हमारे फर्स्ट ऑफ एस में हम निकाल पा रहे हैं सी को और एफ को। ठीक है, तो यहाँ से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आर एफ लिखते हैं, तो अगर एस से हम लोग आर एफ वाले प्रोडक्शन रूल पे जाते हैं तो आर से हमें सी तो मिल जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, बट हमें एफ भी चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास ये थर्ड में, क्योंकि हमारे पास सी टी आर हो जाएगा ना, तो अगर हमारा आर इस वाले प्रोडक्शन रूल पे नहीं जाता, इस वाले प्रोडक्शन रूल पर जाता है, तो हमारा आर तो हो जाएगा एप्सिलॉन और हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, एफ। ठीक है, तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑफ एस में एफ भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर इट्स करेक्ट। Okay, let us come to the 39th question. Consider the following pseudocode. Which one of the following options correctly specify the number of basic blocks and the number of instructions in the largest basic block? Okay, so guys, पहला क्वेश्चन आता है what is basic block? तो बेसिक ब्लॉक क्या होता है आपका? बेसिक ब्लॉक ना आपका 3 एड्रेस कोड में होता है। 3 एड्रेस कोड में इट इज अ सीक्वेंस ऑफ consecutive statements having one entry point and one exit point। ठीक है, यही इसकी मेन चीज है कि आपका एक ही इनपुट पॉइंट होना चाहिए और एक ही एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक ब्लॉक्स निकालने के हमारे पास ना 2 स्टेप्स होते हैं मेनली। ठीक है, उसमें एक होता है फर्स्ट कि आप पहले लीडर को आइडेंटिफाई करो कि हर एक बेसिक ब्लॉक का लीडर कौन होगा, और लीडर कौन होता है, जो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वही लीडर होता है। ठीक है, अब बेसिकली हमें हर एक ब्लॉक की फर्स्ट स्टेटमेंट निकालनी है, इन अदर वर्ड्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं लीडर्स की? एक होता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, सेकेंड होता है आपका टारगेट ऑफ अ जंप। ठीक है, अगर किसी जंप से हम किसी लाइन पे जा रहे हैं तो वो भी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन बनती है या लीडर बनता है। और उसके बाद होता है स्टेटमेंट फॉलोइंग अ जंप, जो जंप के बाद आपकी स्टेटमेंट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोड में गो थ्रू करके हम लोग लीडर्स ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि जंप हम लोग यहाँ से गो टू से शो करते हैं हमेशा, गो टू से या इफ गो टू से या रिटर्न से। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम लोग जंप देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जंप के जो टारगेट्स हैं उनको लीडर बना लेते हैं, बाकी फिर हम लोग बाद में लीडर बनाएंगे। तो L11 हमारा एक लीडर हो गया। ठीक है, L4 हमारा एक लीडर हो गया और एक L3 हमारा लीडर हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट फॉलोज आफ्टर अ जंप, जंप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होती है वो भी हमारा एक लीडर बनता है। ठीक है, तो L5 भी हमारा एक लीडर हो जाएगा।
ठीक है, और जंप के जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट, राइट। तो ये भी हमारा एक लीडर हो जाएगा, ये भी हमारा एक लीडर हो जाएगा, और ये भी हमारा एक लीडर हो जाएगा, राइट। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ कोड है वो तो लीडर रहता ही रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें करना ये है, why is L5 is a leader? L5 is not a leader actually, क्योंकि जंप के बाद की स्टेटमेंट थोड़ी है, जंप के बाद की स्टेटमेंट तो सिर्फ L10 और L13 और L15 ही तो है। ठीक है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए लीडर से लेके दूसरे लीडर तक सारा एक ब्लॉक बनेगा। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक 1 हो गया, ये हमारा बेसिक ब्लॉक 2 हो गया है। लेट मी चूज सम अदर कलर सो दैट इट विल बी क्लैरिफाइड। ठीक है, ये हमारा बेसिक ब्लॉक, सॉरी बेसिक ब्लॉक 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक ब्लॉक 4 हो गया, ये हमारा बेसिक ब्लॉक 5 हो गया, ये हमारा बेसिक ब्लॉक 6 हो गया, और ये हमारा बेसिक ब्लॉक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स। तो हमारे पास 7 ब्लॉक्स बने हैं, एंड द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द लार्जेस्ट बेसिक ब्लॉक। सबसे बड़ा जो हमारा बेसिक ब्लॉक है, जो कि आई थिंक B3 है, उसमें कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास स्टेटमेंट हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 and 6। ठीक है, 7 हमारे पास ब्लॉक्स हैं और स्टेटमेंट हमारे पास सबसे बड़े ब्लॉक यानी B3 में कितनी है, 6। ठीक है, so let us come to the last question of today, which is a thread question। ठीक है, थ्रेड और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग 2 threads T1 and T2 that update 2 shared variables A and B। assume that initially A और B जो थे वो 1 और 1 थे। ठीक है, though context switching between threads can happen at any time, each statement of T1 or T2 is executed atomically without interruption। ठीक है, which one of the following options list all the possible combinations of values of A and B after both T1 and T2 finished execution। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बेसिकली हमें बतानी है। देखो गाइस, इसमें लिखा ये हुआ है कि A और B इनिशियली 1 1 थे, T1 और T2 को रन करना है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट स्विच हमेशा हर एक स्टेटमेंट को पूरा रन करने के बाद, यानी कि एक यूनिक स्टेटमेंट को पूरा रन करने के बाद होगी, क्योंकि ईच स्टेटमेंट ऑफ T1 और T2 इज एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली। एटॉमिकली का मतलब ये होता है कि एक जो एग्जीक्यूशन होगी वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी सबसे पहले क्या बन सकती है कि लेट से आपका T1 रन हुआ, सिंपल पॉसिबिलिटी कि पहले हमने T1 रन किया फिर हमने T2 रन किया। ठीक है, अभी हम कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर रहे हैं, तो पहले हमारी A की वैल्यू क्या थी, 1 + 1, A की वैल्यू आ गई हमारी 2, B की वैल्यू भी हमारी आ गई 1 + 1, B की वैल्यू आ गई 2। अब वही B और A की वैल्यू T2 ने यूज की, 2 × B की वैल्यू हमारी 2 थी, तो अब ये 4 हो जाएगी, और A की वैल्यू भी हमारी 2 × 2 थी, तो अब हमारी क्या वैल्यू हो गई, ये 4।
राइट। तो सबसे पहले जो हमारी ए और बी की वैल्यू आई है वो आई है 4 और 4। ठीक है, अब पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्या सब में 4 और 4 है? ए वाले में तो है 4 और 4, बी वाले में 4 और 4 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन पक्का नहीं होगा क्योंकि हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं। ठीक है, और ये एक पॉसिबिलिटी है, सी वाले में भी 4 और 4 है बट डी वाले में भी 4 और 4 नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शंस यहीं पे ही खत्म हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग पहले T2 रन करते हैं, उसके बाद T1 रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्योंकि हम लोग एक नया सिनेरियो ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वैल्यू होंगी वो 1 1 ही लेके हम चलेंगे। ठीक है, 2 और a की वैल्यू भी 2 × 1 is 2। ठीक है, अब T1 एग्जीक्यूट होगा तो T1 की वैल्यू में क्या आएगा, a की वैल्यू क्योंकि 2 यहाँ पे आ गई थी तो ये हो जाएगी 3, और a की वैल्यू, ओ सॉरी, यहाँ पे पहले a की स्टेटमेंट है ना हमारी। ठीक है, और अब हमारी b की स्टेटमेंट है तो ये क्या हो जाएगी, 2 + 1 is 3। तो अब जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी बनी है वो ये बनी है कि a 3 है और b भी 3 है। राइट, तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो इस वाले में तो है, क्या इस वाले में है? जी नहीं, इस वाले में वाली पॉसिबिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया है ए। ठीक है, तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी देख ली, ये वाली पॉसिबिलिटी देख ली, अब मैं आपको ये वाली पॉसिबिलिटी और दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट स्विच में भी पहले क्या करेंगे, लेट्स से कि वो सबसे पहले T1 के पास गया, T1 में उसने रन किया। ठीक है, 1 + 1 = 2, लेकिन अब इसने कर दिया कॉन्टेक्स्ट स्विच, तो अब इसने क्या रन किया, अब इसने पहले ये वाली स्टेटमेंट रन की थी, अब इसने कॉन्टेक्स्ट स्विच करके यहाँ पे ये वाली लाइन रन कर दी। ठीक है, तो b = 2 × 1 2। ठीक है, अब लेट्स से कि इसने दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, अब ये दोबारा T1 पे आ गया। ठीक है, अब इसने दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच किया तो b की जो वैल्यू इसको मिली है वो मिली है 2। राइट, 2 + 1 is 3। ठीक है, अब इसने दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच किया और अब इसने ये वाली लाइन रन की है जो कि क्या है, 2 × 2 = 4। ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, a। तो अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और b की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास एंड में 3। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विच के साथ आएगी। ठीक है जी, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 40 क्वेश्चंस टुडे। आई थिंक इसके बाद हमारी 2 और वीडियोस बनेंगी फॉर दिस फोन सेशन विच वुड बी 41 to 50 and 51 to either 60 और either 65। मैं एक बार उसको देखूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो रही होगी तो I'll cover 15 questions in one video। ठीक है, सो प्लीज़ लेट मी नो अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आप मेरे से क्लैरिटी चाहते हो तो आई कैन एक्सप्लेन दैट। प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि मैं आपके लिए और वीडियोस सिमिलर और डिफरेंट जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उस पे बना पाऊँ। So thank you so much for today. Bye bye.